मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। आम इंतखाबात 60 रोज़ में नहीं बल्कि 90 रोज़ में होंगे। वज़ीर आज़म के बयानात से लेकर हुकूमती वज़रा की गुफ्तगू तक हर जगह ना ये बड़े वाज़े इशारे मिल रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद ने असम्बली को 9 या 10 अगस्त को तहलील करने और इलेक्शन नवंबर के पहले हफ्ते में करवाने के लिए मुशावरत भी शुरू कर दी है। लेकिन ये कहना जितना आसान है उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली तहलील करते हैं तो उन्हें मंजूरी के लिए उसकी समरी सदर मुमलिकत को भेजना होगी। अगर आरिफ अलवी साहब दस्तखत करते हैं तो ही असम्बली तहलील हो सकेगी। क्या सदर समरी पर दस्तखत करके इलेक्शन में ताखीर के जिम्मेदार बनेंगे या फिर असम्बली को रोक कर असम्बली की आईनी मुद्दत के मुकम्मल होने का इंतज़ार करेंगे? इसका यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जो हुकूमत इलेक्शन अक्टूबर में करवाने पर बज़द थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो अक्टूबर के बजाय नवंबर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। आज से ठीक 6 महीने पहले जब खान साहब ने 2 असम्बलियाँ तहलील की तो हुकूमती वज़रा कहते थे कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जो कि अक्टूबर में है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उस वक्त भी पंजाब में इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी गई। खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने के लिए सड़कों पर आए तो उन्हें भी अक्टूबर तक का इंतजार करने का मशवरा दिया गया। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात शुरू हुए, तब भी बार बार ये दोहराया गया कि 10-20 रोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन, हुकूमत के अहम वज़रा जलसों से लेकर मीडिया से गुफ्तगू तक में इलेक्शन के लिए अक्टूबर की ही तारीखें देते रहे। इलेक्शन कब होगा? अक्टूबर में। इलेक्शन इंशाल्लाह अक्टूबर 2023 में मुनक्कद होगा। जनरल इलेक्शन अक्टूबर में ही होगा। जब ये रहनुमा नाज़रीन अक्टूबर की तकरार किया करते थे और उनसे पूछा जाता था कि आप क्यों नहीं लचक दिखाते, तो जवाब यही मिलता था कि अक्टूबर तक बड़ी आईनी तब्दीली आने वाली है, जिसके बाद इंतखाबात के मैदान में उतरा जाएगा। अब अगर इन तब्दीलियों पर ही नज़र डाली जाए तो सदर मुमलिकत की मुद्दत जो है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल भी 16 सितंबर को घर चले जाएंगे। यानी जिन तब्दीलियों का इंतज़ार था वो तब्दीलियाँ तो सितंबर में हो जाएंगी। फिर इलेक्शन 60 रोज़ से बढ़ाकर 90 रोज़ तक ले जाने के पीछे मकासद क्या है? आखिर वो ऐसी क्या चीज़ है जो हुकूमत को अक्टूबर में नहीं बल्कि नवंबर में हासिल हो पाएगी? आज हुकूमत के अहम इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत को यही मशवरा दिया है कि हिम्मत पकड़ें, तैयारी करें इलेक्शन की। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम इनपुट है। वज़ीर आज़म साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है। उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वज़ीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वज़ीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। तो नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से इसहाक डार के एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, अंदरूनी इख्तिलाफात को मीडिया पर ला रहे हैं। तो क्या दोनों जमातों में इख्तिलाफात की अफवाहें खबरें बनने जा रही हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान उज़्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम अस्सलाम किरण। उस्मा साहिबा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में चल क्या रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी का जो तर्ज तखातुब था, जिस तरह वो बात कर रहे थे, बंद कमरों की बातें सरेआम कर रहे हैं, इसहाक डार और बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। आपकी क़यादत कश्मीर में पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। शुड आई से रोमांस इज ओवर? शुक्रिया किरण। देखिए, एक तो ये कोई चाइल्डहुड रोमांस तो था नहीं, ये एक इत्तेहाद है और इत्तेहाद कितने डिफ़िकल्ट होते हैं ये कोई शहबाज शरीफ से पूछे, जिन्होंने जो है वो सारी जितनी भी ये इत्तेहादी जो हैं
उनके सारे टेंट्रम वो बड़े खुशउस्लूबी के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं, सारी ब्लैकमेलिंग भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और इसलिए कि मुल्क को चलाना है। अब बहुत सारी बातें हैं जिनके बहुत सारे जवाब दिए जा सकते हैं। पहले मैं एक इंट्रो में जो आपने इलेक्शन के हवाले से बात की, जो उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कोट किया, उसमें मेरी गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोनों ही कहा, अक्टूबर और नवंबर दोनों कहे हैं। अगर जो कानून आइन के मुताबिक अगर नेशनल असेंबली अपनी जो उनकी मुद्दत है 13 अगस्त, अगर उससे एक दिन पहले डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर उसको 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रात 12 बजे जो है वो अगर खुद ब खुद डिसॉल्व हो तो फिर उसकी इलेक्शन की मुद्दत जो है वो 90 डेज बनती है। इसी तनाजुर में जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका जिक्र किया कि इसके ऊपर जो है इत्तेहादियों के साथ, और हर फैसला इत्तेहादियों के साथ बैठ के होता है। जो हमें इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे रहे हैं जी जी, ये अगर इसी अगर पे ही तो बहस हो रही है, ये अगर क्यों है? अगर इसलिए है कि इलेक्शन जो है जाहिर है उसकी डेट फिक्स करनी है, और जहां तक पीटीआई की बात है, पीटीआई ने तो मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया हुआ था ना इलेक्शंस की वजह से। सो उनके लिए तो जो है वो हम जाहिर है मुज़ाकरात के लिए बैठे रहे। हमने कहा कि अगर इनकी तसल्ली जो है वो ये हो जाती है कि बजट के बाद जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए और उसके बाद इलेक्शन हो जाए, और उसके लिए लॉ मिनिस्टर साहब जो है वो तो बता भी चुके हैं कि शायद जो है सितंबर के लास्ट की जो है डेट भी इसके ऊपर जो है वो कर दी गई थी, और उसके ऊपर तकरीबन बात भी हो गई थी। अब जाहिर है ये बजट जो है ये पास होना एक मेन अहम मामला है, चूंकि हुकूमत जो है वो बेशक चेंज हो जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी, लेकिन इस बजट को सारा साल इस्तेमाल होना है। और ये बजट जो है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एक मुल्क के लिए, ये मेरा ख्याल है मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो हमें इलेक्शन लड़ने का और हिम्मत पकड़ने का मशवरा दे रहे हैं, हाँ, उनकी बैकग्राउंड ये है कि जो है हम कह रहे थे कि जी वक्त से पहले इलेक्शन में चले जाते हैं। जब मई के अंदर इमरान खान ने उसके बाद जो है वो जब अनाउंस किया अपना 25 मई वाला लॉन्ग मार्च, तो वो बात जो है वो हो गई। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के में तमाम लोग ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे थे हम अपनी असेंबली एक दिन पहले भी नहीं तोड़ेंगे। तो हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे थे, हमें कहा जा रहा था कि हम अपनी असेंबली एक दिन पहले भी नहीं तोड़ेंगे और अपना मैंडेट पूरा इस्तेमाल करेंगे। सो इसलिए हम इलेक्शन के लिए ना कभी डरे हैं ना कभी भागे। हमने हर तरह जो है वो इलेक्शन के लड़ने कि मियां साहब चाह रहे थे कि असेंबली अब तोड़ें, फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं, लेकिन उस वक्त समझाया गया, उनको मनाया गया, और वो गालिबन इत्तेहादियों की तरफ से, जिनकी तरफ आप इशारा करेंगे, तो उस वक्त वो लोग भाग रहे थे इलेक्शन से। ऐसे ही हो रहा था? नहीं भागना, देखिए मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहती, वो हमारे इत्तेहादी हैं और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच गए हैं। उन्होंने पहले भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो कई बार नहीं आए उन्होंने वो भी जो है खुशअस्लीबी से तय कर लिए थे, और अब तो बिल्कुल एंड है। इट्स मतलब मैटर ऑफ 1-1.5 महीना, इससे ज्यादा तो वैसे भी अब नहीं रह गया टाइम। सो ये इसलिए मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहती। भाग नहीं रहे थे, उनका एक राइट है, उनके पास एक सिंध की असेंबली थी और वो कह रहे थे कि अपनी असेंबली जो है वो हम वक्त से पहले नहीं तोड़ेंगे और जमहूरी तौर पर तोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं भी एज ए जमहूरी पर्सन अगर मुझे आपके असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि बिलावल साहब आप लोगों को कह रहे हैं कि हिम्मत करें, इलेक्शन से भागने का ताना गालिबन वो आप लोगों को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हिम्मत पकड़े इत्तेहादी। मैं इसमें जवाब दे चुकी हूँ किरण कि हमने तो मई में हिम्मत पकड़ ली थी। जो है हमारी हिम्मत को तो खैर चैलेंज ना करें, लेकिन ये है कि अब इस वक्त इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, सो इसलिए हर बंदा जी अब मैं ये पूछ रही हूँ कि अब वो किसको कह रहे हैं, किस इत्तेहादी को कह रहे हैं? क्योंकि जो बड़े दो इत्तेहादी हैं वो आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नहीं, मैंने तो अपना जवाब दे दिया, वो जिसको भी कह रहे हो मैंने भी जवाब दे दिया है कि जो है वो हम इस वक्त अगर जो है ना ये मीठा मीठा हाफा पर कड़वा कड़वा थू नहीं होता, सारा मीठा मीठा तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने लिया है, सारा कड़वा कड़वा हमारे में जो है वो आया है। माशाल्लाह बिलावल साहब जो है उन्होंने बहुत तरक्की की है, उन्होंने बहुत लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, दुनिया में उनका जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ है। लेकिन यह है कि जो सैलाब ज़दगान की जहाँ उन्होंने बात की, सैलाब ज़दगान के लिए जो प्लेजेस हुए थे, जो पूरी दुनिया ने, आपको पता है कॉन्फ्रेंस जो है शहबाज शरीफ साहब ने खुद बहुत मेहनत के साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी, डोनर कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर से बहुत सारे प्लेजेस हुए हैं। तो प्लेजेस का जवाब तो पहले बिलावल को देना ना, वज़ीर खारजा वो हैं जी। जब से आप लोगों के ये इत्तेहादी हुकूमत का आगाज हुआ है ना, मैं तब से कहती थी कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ा घाटे का सौदा किया है, लेकिन आज सत शुक्र के आप भी ये मान रहे हैं कि कड़वा कड़वा सारा आपके हिस्से में आया है और मीठा मीठा वहां आप किया गया है। तो अब ये बताइए कि बिलावल साहब तो एक और भी बात कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाते हैं जी जी
इलेक्शन में जाएं और कराची की तर्ज में जो मेयर का इंतखाब हुआ है उस तर्ज पे अब इंतखाब होंगे पूरे पाकिस्तान में। तो आप समझती हैं, आपका क्या ख्याल है, उसी तर्ज पे जीतेंगे वो? नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया है और मैंने ट्वीट भी किया था, ये कुछ ज्यादा हो गया है। देखिए, पीटीआई के वो लोग जो बेचारे डरे सहमे हुए हैं, जिनके जो लीडर है उसने खुद से खुद कुछ हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर भी। सो उन चंद लोगों को जो है वो पता नहीं, खबरें हैं, मुझे नहीं पता, मैंने मीडिया पे खबरें देखी हैं, कुछ वीलॉग सुने मैंने कि वो किसी डिफेंस के किसी बंगले में थे और पता नहीं कहाँ थे। तो वो और बात है। पंजाब और पाकिस्तान बहुत बड़ा जो है वो खित्ता है और यहाँ पर अभी नून लीग से तो मुकाबला हुआ नहीं ना, नून लीग से मुकाबला ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन जो है वो अपनी सिंबल पे लड़ना है और जो है वो अपनी अपनी कैंपेन करनी है। सो इलेक्शन की आमद से आपको ये बिलावल साहब की तकरीर ये नजर आनी चाहिए कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो अगर रीजनेबल रहे बात, और हम तो फिर भी इखलाकियात का मुजाहरा भी करेंगे, हम तहम्मुल का मुजाहरा भी करेंगे, और हम जो एक नरम गोई जो है, पॉलिटिक्स में इख्तलाफ होता है लेकिन इसको तहजीब और तरीके से होना चाहिए। तो हम इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। बिलावल साहब को पंजाब में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे रही हूँ। सही, जितने भी लोगों से बात करती रही हूँ ना, उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन आप आज बड़ी सख्त बात कर रही हैं और आप बाकायदा चैलेंज कर रही हैं बिलावल भुट्टो साहब को पंजाब में इलेक्शन लड़ने की। तो यानी कि ये जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, इस चेक को फिर हम माइनस समझें? देखिए, मैं फैसला करने वाली, मेरी पास वो पावर नहीं है, ये दायरा मेरी पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। ये कई दफ़ा जो है वो क्लियर किया जा चुका है, हम भी कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, और हमारे पास तो जगह ही नहीं है ना किरण। हम कहाँ इंतखाबी इत्तेहाद करें तो अपने लोगों को कहाँ ले जाएंगे। और मैं दावत दे रही हूँ बिलावल भुट्टो साहब को कि वो पंजाब से भी इलेक्शन लड़े। वो हमेशा सिंध से इलेक्शन लड़ते हैं और उनको इतना इत्तेमाद है, जो है वो उनको लगता है कि वो बहुत माशाल्लाह उनकी जो है वो ग्रिप मजबूत हो गई है और वो मेयर कराची की तरह और जो है वो बाग के इलेक्शन की तरह इलेक्शन लड़ के जीत सकते हैं। तो फिर पंजाब से भी इलेक्शन लड़े, हम उनको वेलकम करेंगे। जी, अब उनके मुकाबले में कौन खड़ा होगा पंजाब से अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं? तो ये फैसला करेंगे, ये फैसला करेंगे जब टाइम आएगा। पहले तो वो फैसला करें ना कि वो सिंध से बाहर भी इलेक्शन लड़ेंगे। ये बताइए उस्मा साहिबा की क़यादत मुकाबला करेगी बिलावल भुट्टो साहब से, या रहनुमाओं में से किसी को कहेंगे, कारकुनान में से किसी को कहेंगे कि वो बिलावल के आगे खड़े हों और वो भी जीत जाए? ये भी प्रीमेच्योर है ना किरण। पहले उनको राजी तो हो लेने दें कि वो पंजाब से भी इलेक्शन लड़ेंगे। उनको लड़ना चाहिए, वो एक बड़ी पार्टी के लीडर है, सो उनको सिंध के बाहर भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरी पार्टी लीडरशिप जो है वो हर सूबे से इलेक्शन लड़ती है, सो उनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम उनको वेलकम करेंगे और उस वक्त फैसला करेंगे कि उनके मुकाबले में जो है वो कौन इलेक्शन लड़ेगा, अगर वो राजी हुए तो। उस्मा साहिबा, मैं जरा अपने पहले वाले सवाल पर दोबारा आ जाती हूँ। ये जो अगर वाली बात हो रही है, नवंबर में इंतखाबात की क्यों बात हो रही है, और ये वक्त से पहले असेंबली तहलील करने की बात क्यों हो रही है? देखो, ये ऑप्शंस तो होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कि वो असेंबली जो है वो एक दिन पहले तहलील करके 60 दिनों में इलेक्शन के लिए चले जाए, या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे और 90 डेज के इलेक्शन में हो जाए। और अब जो है ये इस तरह से, जिस तरह से कहा जा रहा है, अब ये सारे फैसले जो है वो अकेले ना, अभी इस इत्तेहाद के अंदर तमाम फैसले मुश्तरका तौर पर तमाम इत्तेहादियों ने किए हैं, और ये फैसला भी जो है वो तमाम इत्तेहादी जो है वो बैठ के करेंगे कि जो इलेक्शन जो है वो असेंबली जो है वो डिसॉल्व करके होंगे या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके होगा। देखिए, ये ऑब्वियसली आइन में जो इख्तियारात दिए हुए हैं वो एक्सरसाइज बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल एक्सरसाइज करने के लिए कोई लॉजिक तो होगी ना उसके पीछे। जी बिल्कुल, इसीलिए देखिए यही इत्तेहाद के अंदर किरण यही होता है कि या आप कन्विंस करते हैं या आप हो जाते हैं। जब हम कह रहे थे कि मई में इलेक्शन जो है वो असम्बलियाँ तोड़ के जो है वो चला जाया जाए, उस वक्त हमें कहा गया कि ये नहीं करना चाहिए और हमें जो है ये टर्म पूरी करनी चाहिए, असम्बली की जो है ये टूटने की रिवायत जो है वो नहीं होनी चाहिए, और हमें इस वक्त माशी मामलात हैं, हमें वो देखने चाहिए। सो हमने वो मान ली। सो अब भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। क्या होगा, या 12 अगस्त को खत्म हो जाएगी और 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, या 13 अगस्त को खत्म होगी और 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। सो ये कोई इतना बड़ा कोई मतलब मसला फीसा गौरिश नहीं है जिसके ऊपर जो है वो बहुत वो करने की जरूरत है। जाहिर है पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की जो है वो एक इलेक्शन की डेट पर इत्तेफाक करेंगी और उसके ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। निकाल पाई जी
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं कंक्लूजन निकाल पाई हूँ आपकी बात से कि आप लोग चाह रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शंस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो, तो फिर उसके बाद ये जो दोनों आप इत्तेहादी हैं ये बैठकर डिस्कशन होगी, बात होगी और फिर उसके बाद पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि अक्टूबर में इलेक्शंस में जा रहे हैं या नवंबर में इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दोनों का मसला अक्टूबर नवंबर है। ऐसा नहीं है कि हम नवंबर में जा रहे हैं वो अक्टूबर में जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर यह है कि इत्तेहाद के अंदर सिर्फ 2 जमातें नहीं है, बाकी भी जमातें हैं। मौलाना साहब जो है वो पीडीएम के सरबराह भी हैं और हम तमाम, जैसे मैंने कहा, ये चूंकि इलेक्शन जो है वो 2 पार्टियों के बीच में तो नहीं होगा ना, ये पूरे मुल्क का इलेक्शन है और पूरे मुल्क के इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और ये जो डेट जो है ये वो होगी और बेसिकली ये सारी एक्सरसाइज शुरू होगी बजट के पास होने के बाद। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माशी क्राइसिस है बहुत बड़ा, जिसको मैं समझती हूँ कि आज अच्छी तरह जैसे अभी आपने खुल के बताया, देखिए जो जी आप जैसे ही कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने बड़े खुलकर इस बारे में बात की मई में इंतखाबात के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून चाह रही थी, हम जाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर नहीं मानी, तो फिर खुल के बात करें ना, बताएं ना कि आप लोग अगर अक्टूबर में नहीं नवंबर में चाह रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? PMLN नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने किरण 3 दफा आपको जो है इस बात के ऊपर मैंने गुजारिश की है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जो है नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं। हम किसी भी वक्त इलेक्शन हो जाए, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, जब मर्जी इलेक्शन हो जाए, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी जो इंतखाबी तैयारियां हैं, हम तो पिछले 6-8 महीने से जो है वो कर चुके हैं। वो तमाम टिकट होल्डर्स के साथ मुलाकातें कर चुकी हैं, हमारी जो है वो लिस्टें प्रिपेयर हो चुकी हैं, सारे काम हो गए हैं। ट्वीट्स हैं जी, ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। जब पीटीआई ने, जब खान साहब ने कहा कि जी हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, तब आप लोगों ने उनसे कहा कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, अक्टूबर में इलेक्शंस में चले जाएंगे। तो अब जब आप ही की तरफ से ये बात आ रही है ना, तो वो तमाम चीजें मैं रिकॉल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि अक्टूबर की बजाय नवंबर में जाने की बात, क्योंकि फिर आप लोगों की तरफ से ही आई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दोबारा रिफ्रेश करने की कोशिश करती हूँ अगर मैं समझा नहीं पाई तो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अक्टूबर और नवंबर दोनों का जिक्र किया है। अक्टूबर इसलिए किया है कि एक दिन पहले अगर असेंबली टूट जाएगी तो अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और अगर पूरा टाइम पूरा करेगी तो नवंबर में हो जाएंगे। मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं जिस पे कंफ्यूजन होने की बात है। और मैं ये भी बता चुकी हूँ आपको कि तरीके इंसाफ का तो पूरा प्रोग्राम फितना और फसाद का था ना, वो तो एक लड़ाई मार कुटाई पे तुले हुए थे। उनकी जो है वो ईगो की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। वो कहे थे हर सूरत हाल में असेंबली अभी तोड़ दें, बजट से पहले भी तोड़ दें, और जो है वो उसके लिए हमने मुज़ाकरात किए, इनको समझाया कि अकल की बात करो, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क तुम करके गए हो, बजट देना इस मुल्क की जो है जरूरत है, वो हमें करना पड़ेगा। और इसके लिए हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो पता है उनका मामला बातचीत तो है नहीं, वो तो कुछ और कर रहे थे। सही जी। अच्छा, ये वाली जो बात आप करेंगे, ये अप्रैल में बात आई, लेकिन ये पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड है जो मेरे सामने, मुसलसल ट्वीट्स आते रहे, मुसलसल बात होती रही। मैडम, आज नदीम अफजल चंद साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि पार्टी मीटिंग में उन्होंने बात की थी पीटीआई के साथ इत्तेहाद की वजह से उनके वालिद को गिरफ्तार किया गया है। नहीं, मैं नहीं समझती। वो ये समझते हैं कि वो पीटीआई से इत्तेहाद कर ले तो जो चंद सीटें बेहतर ले लेंगे, वो इसलिए समझ रहे हैं। इसका जवाब तो जाहिर है वही दे सकते हैं, और जाहिर है इत्तेहाद की जरूरत वो उसी को होती है जिसको किसी सहारे की जरूरत हो। सो हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं। हम अपनी आवाम की जो है वो सपोर्ट से, अल्लाह पाक के करम से जो है वो इलेक्शन में उतरेंगे, और पहले भी अपने जोरे बाजू पे हमेशा इलेक्शन जीते हैं, अपने भी जोरे बाजू पे इलेक्शन जीतेंगे। हमें किसी इंतखाबी इत्तेहाद की कोई ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक हम जो है, हमारे पास जगह ही नहीं है किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने के लिए। और लंदन में भी मियाँ साहब इस तरह की कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, छोटे मियाँ साहब को इस वजह से नहीं बुलाया गया है। देखिए, वो इस मुल्क में इंतखाबी इत्तेहाद तो बात की बात है, बहुत सारे और मसाइल हैं, और जो बार बार जिस अक्टूबर नवंबर की कन्फ्यूजन की आप शिकार हो रहे हैं, ये भी कन्फ्यूजन जो है जाहिर है जल्दी दूर होना है बजट पास होने के बाद। यकीनन इस वक्त बजट के फौरन बाद आप इलेक्शन, बाकी पार्टियां शायद इलेक्शन मोड में चले जाए, हम तो पहले से इलेक्शन मोड के अंदर है, और बहुत सारी बातें हैं जो कायद की हमेशा रहनुमाई प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए होती है और वो लेते रहते हैं। वो मतलब नहीं, बिल्कुल मैं मुसलसल आपसे भी जानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अक्टूबर नवंबर में मसला क्या हो रहा है। लास्टली मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी, वो जो हम आगाज में एक बात कर रहे थे, वो मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, तो मियाँ साहब को इस बात का इदराक हो गया है? वैसे उनको इदराक है इस बात का? नहीं, हमारी जो हमेशा से जो हमारा रिलेशनशिप है
पीपल्स पार्टी के साथ, वो हमेशा ऐसा ही रहा है, जो है वो खट्टा मीठा टाइप, और कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन हमारी चलती रहती है, चूंकि वो एक अलग इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम एक अलग इंडिपेंडेंट पार्टी हैं। और ये जो है ये अदम एतमाद की तरफ भी हमें पीपल्स पार्टी लेके आई थी, और ये उनकी सजेशन थी कि हमें अदम एतमाद करके जो है इमरान खान को हटाना चाहिए। सो हम जो है वो एक हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। पीडीएम में वो पहले से नहीं है, वो पीडीएम से पहले जो है वो जा चुके हैं। सो इसलिए ये उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी पार्टी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका हमसे कन्विंस होना जरूरी नहीं, हमारा उनसे कन्विंस होना जरूरी नहीं। जी और बतौर सीनियर सियासतदान उस्मा बुखारी साहिबा, आपको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मशवरा आपको दिया उससे सियासी साख को नुकसान पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा हुआ आप लोगों के साथ? नहीं, घाटे का सौदा मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि कोई मुल्क को बचाना घाटे का सौदा नहीं होता है किरण। मुल्क को लावारिस छोड़ देना घाटे का सौदा होता, मुल्क का बेड़ा गर्क करके उसको अल्लाह के हवाले छोड़ देना घाटे का सौदा होता। जो डिफॉल्ट की इमरान खान तैयारी करके गया था और जो उसने पूरा प्रोग्राम बनाया उसके बाद भी वो सब हो जाता, हमने वो नहीं होने दिया। वो ठीक है, जाहिर है उनके पास पोजीशन ऐसी थी ना, उनके पास वजारतें ऐसी थी कि जिसके अंदर उनको फायदा हुआ। हमारी जो है वो मेहनत जरा ज्यादा थी, वजीर आजम हमारे हैं, वजीर खजाना हमारे हैं, मुश्किल काम हम कर रहे हैं, अच्छे काम जो है वो आसान काम वो कर रहे हैं। तो ये होता है इत्तेहाद के अंदर, जिन लोगों के ऊपर मैंडेट बड़ा होता है, हमारा मैंडेट बड़ा है, जिनका मैंडेट बड़ा होता है। बुखारी साहिबा, तुरुफियात आज आपकी और आपने उसमें से प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। नाज़रीन, मईशत हो, सियासत या अदालत, हुकूमत ने अपने लिए बैक वक्त कई महाज खोल रखे हैं। सियासी और माशी मसाइल में इजाफे के साथ साथ अदलिया से महाज आराई में भी शिद्दत आ रही है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए एहतिसाब इरफान कादिर कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गैर मौसर होती जा रही है। साकिब निसार के मामले पर काउंसिल से जवाब आया कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। जजेस दूसरों के एहतिसाब का हुक्म देते हैं, लेकिन अदलिया में खुद एहतिसाबी चल रही है। अगर ऐसा है तो सियासतदानों को भी अपना एहतिसाब खुद करने दें। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज की मुबैना करप्शन के मामले का भी जिक्र किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिनके खिलाफ गुज़िश्ता 2 रोज़ में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 शिकायतें दर्ज हुई हैं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, जानिबदारी, मुबैना बदउनवानी और माली बेज़ाब्तगियों जैसे संगीन इल्ज़ामात पर मबनी इन रेफरेंसेस में कहा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, गैर मुल्की दौरों में करोड़ों रुपए खर्च किए, कब्जा माफिया के साथ मुबैना गठजोड़ और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, टैक्सेस से बचने के लिए मुबैना तौर पर असासों की असल मालियत छुपाई। जस्टिस कियानी और फैमिली के असासों की असल मालियत 1 अरब 80 करोड़ से जायद है, लेकिन सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए जाहिर किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जज बनने के बाद उन्होंने जुडिशल अफसरान को तरक्की दी जो उनकी साबिक लॉ फर्म का हिस्सा थे, और इस तरह दीगर जजेस के कैरियर्स को तबाह किया गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी और नून लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अता तारड़ ने भी इन शिकायत पर जल्द समाअत का मुतालबा करते हुए इसी नौयत के कुछ और संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए हैं और कहा है कि मुअज़्ज़िज़ जज का बड़े बड़े लैंड माफियाज के साथ गठजोड़ है। वो खुद भी बनीगाला में एक हाउसिंग सोसाइटी के शेयर होल्डर हैं। उनकी सोसाइटी ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके 50 करोड़ मुनाफा कमाया है। उनकी फैमिली सीडीए इंतजामिया को प्रेशराइज करती है और कज़न भी इस्लामाबाद में लैंड ग्रैबिंग के लिए मशहूर है। मुअज़्ज़िज़ जज ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए आमदन से ज़ायद असासे बनाने, असासों की गलत मालूमात डिक्लेयर की, फैमिली के साथ फॉरेन टूर्स पर करोड़ों रुपए उड़ाए हैं। एक ही जज के खिलाफ 2 रोज़ में 2 शिकायतें, 2 हुकूमती शख्सियात की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब तासुर ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसलों को हुकूमती हलकों में पजीराई नहीं मिल रही है। केस में बैंकिंग कोर्ट से पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त से जमानत खारिज होने वाली थी, तो ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ही थे जिन्होंने जमानत पर स्टे जारी कर दिया और बाद में जमानत मनसूखी की दरखास्त खारिज कर दी और फैसले में कहा कि ममनुआ फंडिंग केस में लगाए गए इल्जामात का बज़ाहिर चेयरमैन पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। ख्याल किया जाता है कि इस अदालती ऑब्जर्वेशन ने खान साहब के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस को कमज़ोर कर दिया है। एक सहाफ़ी और पीटीआई वकील ख्वाजा तारिक रहीम के मुबैना ऑडियो लीक में भी इमरान खान की ज़मानत के मामले पर जस्टिस मोहसिन कियानी का नाम सामने आया, हालांकि बाद में वो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। खान साहब के खिलाफ कैरियन वाइट के केस को खारिज करने वाले 2 जजेस में से एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ही हैं। उन्होंने और साथी जज अरबाब ताहिर ने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया था और उनकी इख्तिलाफी राय हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लगा दी गई थी।
बाद में नाज़रीन चीफ जस्टिस के हुक्म पर ये नोट वेबसाइट से हटाया गया, अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और अब नया बेंच इस केस को देखेगा। पीटीआई की गिरफ्तार शख्सियात के हवाले से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से सख्त अदालती ऑब्जर्वेशंस सामने आती रही हैं। ऐसे में एक हसर सर्विस जज के खिलाफ ऐसे इल्जामात लगाकर हुकूमत अदालती कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है या वाकई इसके पास कोई ठोस सबूत मौजूद हैं? अगर हैं तो फिर खुद क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर नहीं कर रही? अहम सवाल है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ आपको। प्रोग्राम में बात करूंगी उन सैकड़ों हज़ारों लोगों की जो अच्छी और पुरआसाइश ज़िंदगी की तलाश में अक्सर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। सदमा तो यह है कि ये दर्दनाक कहानी सालों से चली आ रही है और न जाने ही कब तक चली जाती रहेगी। यूनान में बहिरा रूम में समंदरी तारीख का एक और खौफनाक हादसा हुआ है जिसमें अब तक सिर्फ 104 अफराद को ही बचाया जा सका है, जबकि 80 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस कश्ती में अंदाज़न 750 अफराद सवार थे। 500 से ज़ायद तारकीन वतन अब भी लापता हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल है। अफसोस के साथ बताना पड़ता है ये कि इस बदकिस्मत कश्ती में 310 पाकिस्तानी भी सवार थे, जिनमें से 12 अफराद को बचाया गया है, लेकिन 298 पाकिस्तानियों की अमवात का खदशा है। यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने कश्ती में सवार अफराद के अहले खाना से DNA सैंपल्स देने की अपील की है, क्योंकि दफ्तर खारजा के मुताबिक डूब कर जाबाक होने वाले अफराद शनाख्त के काबिल नहीं हैं। हादसे में नाज़रीन खुशकिस्मती से बच जाने वालों ने जो कहानियाँ सुनाई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक छोटी कश्ती में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद की मौजूदगी और फिर इस पर अचानक लाइट गायब हो जाने पर हलचल मची और बीच समंदर में रात की तारीकी में लोगों में खौफ फैला और फिर इसी खौफ में होने वाली धक्कम पेल और भाग दौड़ में वो कश्ती जो पहले ही अपने ऊपर ताकत से ज़्यादा बोझ लिए हुए थी डगमगाई और फिर डूब गई और अपने साथ कई जिंदगियों और ख्वाबों को गर्क कर गई। समंदर में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, लेकिन समंदरी हुक्काम इस वाक़े को 2015 में इटली के करीब होने वाले अलबनाक बहरी जहाज़ के तबाह होने के बाद से अब तक का दूसरा सबसे हलाकत खेज़ हादसा वाक़या करार दे रहे हैं। 2015 के उस समंदरी हादसे में तकरीबन 800 अफराद जाबाक हुए थे। गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने के लिए यूरोपीय हुक्काम ने ज़मीनी और बहरी रास्तों की निगरानी बढ़ा दी थी, जिसके बाद इंसानी स्मगलर्स बेहतर ज़िंदगी की तलाश में लोगों को लालच देकर बहिरा रोम के इंतहाई पुरखतर रास्ते से यूरोप जाने पर राज़ी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे हादसात के बाद उनके पीछे रह जाने वालों की ज़िंदगियां जीरन हो जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2014 से बहिरा रोम में लापता होने वाले तारकीन वतन की तादाद 27,000 से ऊपर जा चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप का रुख करने वाले तारकीन वतन की सालाना तादाद 1,20,000 के लगभग है, जिनमें अक्सरियत आइवरी कोस्ट, मिस्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वालों की है। इस तमाम सूरत हाल में बड़ी तादाद में कीमती इंसानी जानों के ज़िया ने कई सवालात खड़े किए हैं। आज कौमी असम्बली में भी इस इंदौनाक वाक़े की गूंज सुनाई दी। स्पीकर असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं और वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट भी मांगी है। दुआ है हमारी कि जो अब तक लापता हैं वो खैरियत से हों और अपने प्यारों से मिलें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको ज़मान पार्क लेकर चलेंगे। 9 मई से पहले का ज़मान पार्क खबरों में रहता था, 9 मई के बाद ज़मान पार्क का क्या हाल है दिखाते हैं आपको ब्रेक के बाद। पीटीआई के 4 साला दौर में बनी गाला की सियासत होती रही, लेकिन जैसे ही अदम एतमाद आई, इमरान खान की हुकूमत गई, उसके बाद इमरान खान ने ज़मान पार्क को अपना मस्कन बना लिया और फिर ये वो मकाम है कि जो कि सियासी तवज्जो का मरकज़ बन गया। यहाँ पर खैमा बस्तियाँ आबाद हो गई। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो समझते थे कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई तो फिर मुल्क में क्या से क्या हो जाएगा, उन्होंने इमरान खान को रेड लाइन बनाया और रेड लाइन बनाते हुए यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए एक खैमा बस्ती आबाद की। दिन रात यहाँ कारकुनान का जम्मे गफ़ीर हुआ करता था और फिर उसके बाद वो 9 मई का वाक़या हो गया, वो 9 मई का सानहा हो गया, जिसके बाद जो ज़मान पार्क एक सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था, एक महवर बना हुआ था, आज ज़मान पार्क का क्या हाल है मैं यहाँ अपनी आंखों से देख रही हूँ और अब कैमरे की आंख से आपको भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर मंजर ही अब बिल्कुल अलग हो चुका है। हम यहाँ
यहाँ पहुँचे यहाँ का मंजर आपको दिखाने के लिए, तो हामिद खान साहब मुझे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? आज खान साहब बिल्कुल अकेले हैं। जब वो अपने YouTube पर लाइव जा रहे होते हैं तब भी वो ये बात कर रहे होते हैं कि वो बिल्कुल अकेले हैं। क्या फील कर रहे हैं खान साहब इस वक्त? देखिए, खान साहब तो हौसले में हैं, वो तो किसी तरह से भी डिस्करेज नहीं हुए। ये खौफ का जो माहौल पैदा किया है मौजूदा हुक्मरानों ने, वो बहुत अफसोसनाक है। ये लोग इसलिए नहीं कि लोग आने से डरते हैं, इसलिए कि खौफ का माहौल है और लोगों के घरों पे छापे लड़ रहे हैं। किसी को रात के वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उसका पता नहीं चलता। सर, आप समझते हैं कि जो 9 मई को जो कुछ हुआ, ये खौफ था कि वाकई वो बहुत कुछ गलत हो गया कि जिसके बाद अब लोग समझते हैं कि डिस्टेंस ही रखा जाए? नहीं, देखिए, 9 मई को जो कुछ भी हुआ है वो एक रद्द-ए-अमल सा था, अफसोसनाक रद्द-ए-अमल था, नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है उनको उनके साथ कानून के मुताबिक उसको डील करना चाहिए जी। लेकिन कानून के मुताबिक डील करें, उनको जो आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दे के, ये नहीं कि उसका फौजी कोर्ट में ट्रायल किया जाए। अभी सर आगे खान साहब मुमकिन तौर पर ट्रायल की बात हो रही है, गिरफ्तारी की बात हो रही है, उसके लिए तैयार है? देखिए, खान साहब तो तैयार हैं ही जो भी है, लेकिन अगर उनके साथ उनको फौजी अदालत में ट्राई किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आपको फेयर ट्रायल देना पड़ेगा और ड्यू प्रोसेस देनी पड़ेगी। और सर, ये जो अभी जो कारकुनान है उनके लिए अभी ये डिसाइड किया गया है कि जेल के अंदर ही ट्रायल होगा, इस पर PTI का क्या मौक़िफ़ है या आप उस पर क्या समझते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ओपन ट्रायल जिसको हम कहते हैं, जेल के अंदर जो ट्रायल होता है वो ओपन ट्रायल नहीं होता। हर शख्स का ये हक है कि उसका जब भी मुकदमा चले या ट्रायल हो, वो ओपन ट्रायल हो जिसमें हर शहरी को आने की, अंदर दाखिल होने की इजाज़त हो। हामिद साहब, आखिरी में सर सिर्फ ये बता दीजिए, खान साहब आजकल उनकी बॉडी लैंग्वेज मैं देखूं या उनका मैं तर्ज तखातुब देखूं तो अब खान साहब ऐसा लगता है कि वो बैकफुट पर हैं। पहले वो नाम ले लेकर लोगों की बात किया करते थे, आजकल नाम नहीं लेते हैं, आजकल वो बाकायदा की बात करते हैं कि वो बात करना चाहते हैं लेकिन उनसे कोई बात नहीं करा। क्या समझते हैं आप कि इमरान खान साहब को समझ आ गया है कि जो चीज़ें वो कर रहे थे शायद वो उस अंदाज में ना होती तो आज सियासी मामलात उनके बेहतर होते? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बैकफुट पर आए हैं। वो समझते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा था वो हकीकत थी, सच था, और सच कहने में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। सर, अपने जो सच वो कह रहे थे, सच तो वो होता है ना कि जिसके सबूत भी मौजूद हों, लेकिन जब वो गए हैं उनसे पूछा गया है कि जिन लोगों के आप नाम ले रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे किसी ने बताया था। तो सर, ये बेबुनियाद बगैर सबूत के अगर खान साहब कोई बात करें जिसके सबूत ही नहीं है, उसका क्या किया जाए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरे सामने वो स्टेटमेंट नहीं है। ये वो रास्ता है जी जो कि इमरान खान साहब के घर की तरफ जाता है। मैं आपको ज़रा इसके फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगी जहाँ पर वो छोटी छोटी खैमा बस्तियाँ आज भी लगी हुई हैं लेकिन उसके अंदर लोग मौजूद नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज और आज से 2 महीने पहले ज़मान पार्क में क्या फ़र्क देखा आपने? बहुत फ़र्क देखा है, बहुत आने नहीं देते थे, वही बात हो गई है कि आप देखें अब हम बिला झिझक और बिला उसमें आ रहे हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ आप समझती हैं वो बहुत बुरा था? जी, बहुत बुरा था। हम भी न्यू जनरेशन की तरह, जैसे वो एक जनरेशन थी हम भी एक जनरेशन है, हम इस चीज़ को बुरा समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चों पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो काम प्यार और मोहब्बत से हो सकता है उसे प्यार मोहब्बत से ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। सही। और कुछ कहना चाहती हैं खान साहब को? कुछ कहना चाहती हैं? खान साहब के तो सभी फ़ैन हैं। आप भी खान साहब की फ़ैन हैं? बहुत प्योर फ़ैन है भाई। प्योर फ़ैन? हाँ जी। तो खान साहब के लोगों ने उसमें जो भी कुछ 9 मई को किया, आप कहती हैं कि वो बुरा हुआ। हाँ, तो खान साहब को उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मुल्क अपने मुल्क के देख के चले, किसी के बारे में ना सोचे, मुल्क को देख के सोचे। आप लोगों को परेशानी होती थी क्योंकि आप लोग यहाँ काम करने वाले हैं, रहने वाले हैं? हमारी हफ्ता छुट्टियाँ हो जाती थी, बड़े मुश्किल होती थी हमें आने में। ये भी इधर से भी रास्ते बंद, उधर से भी रास्ते बंद होते थे। इलेक्शन में वोट किसको देंगे? पहले भी हमने इनको दी वोट।
इमरान खान तो दिए थे जी जी अभी भी इमरान खान को इंशाल्लाह ताला। आप जमान पार्क में रहती हैं जी तो अभी जो इतने सारे दिनों से यहाँ पर सब कुछ बंद था और यहाँ पर लोग बैठे होते थे तब आप साइकिल चलाती हैं नो क्यों तब बहुत रश होता था रश होता था जी परेशान होती थी तंग होती थी जी अब खुश हो जी हाँ अब सब चले गए हैं तो खुश हो बहुत जी कुछ लोगों से बात करने की मैंने कोशिश की ख़वातीन से बात करने की कोशिश की ख़वातीन अमूमन कैमरे पे नहीं आना चाहती हैं लेकिन जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने ये बताया कि हम वाक़ईतन बहुत ज़्यादा परेशान थे हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे और जिन दिनों ये 5-6 महीने जब वो सारी एक्टिविटीज़ चलती रहीं यहाँ पर कारकुनान होते थे लोग होते थे तो ख़वातीन को अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डर लगता था 9 मई से पहले और 9 मई के बाद में क्या फ़र्क है ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है यहाँ पे तो अच्छा देखें एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हर मुल्क की ना तो हमें कंडेम लाजमी करना चाहिए मतलब जो भी एक्ट हुआ था 9 मई को जो आवाम है हमारी वो बहुत सेंसिबल है बहुत मतलब अपनी फ़ौज के साथ है लेकिन हमारा सिस्टम ठीक होना चाहिए ये वो वाला हिस्सा है जिसको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है और अगर आप रिकॉल करें तो जिस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर टीम्स आई थी और वो जो पेट्रोल बम फेंके गए थे वो ये वाली जगह थी ये वाला वो मकाम था जिसको अभी मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है ये देखें किस तरह से एक ये जब आप किसी चौकी की तरफ जाते हैं या किसी ऐसी जगह की तरफ जाते हैं कि जो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है या आप फौजी छावनियों की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको इस तरह के मनाजिर देखने में मिलते हैं लेकिन यहाँ पर ये इमरान खान साहब का घर आगे दरवाज़ा है और ये वो सर्विस रोड है जिसे मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है यानी कि यहाँ के रहने वालों की परेशानियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई हैं ये सर्विस रोड है जिसे बंद किया हुआ है ये आगे आप देख सकते हैं कि ये पूरी गलियाँ आपको सुनसान सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा हर गली हर कॉर्नर पे सिक्योरिटी के लोग पुलिस एहलकार यहाँ पर इक्का दुक्का पुलिस एहलकार हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं और जिस तरह से लोग आप देख सकते हैं कि जब बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर मजमा हुआ करता था लोगों का अजदहाम हुआ करता था लोगों का लेकिन आज इमरान खान साहब अकेले हैं ज़मान पाक के घर में